रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 25वां भाग है। कहानी कुमकुम देवी की। श्याम सिंह अपनी बेटी को ये बताना चाहते थे कि पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही थी, जिसने काली पोशाक और भूत का मुखौटा पहना था। सिपाहियों के अनुसार उस व्यक्ति ने चौथे राजकुमार से कुछ चुराया था, जिसके कारण वो काफी गुस्सा हो गया था। वो चोर को ढूंढना चाहता था। बाहर की असहज स्थिति के कारण श्याम सिंह ने अपने परिवार वालों को कुछ दिनों के लिए निवास में रहने और मुसीबत में पड़ने से बचने की कोशिश करने के लिए कहा। वो रहस्यमयी चोर की तस्वीर ले आया और शिरीन ने नजर उठाकर तस्वीर की ओर देखा तो वो हैरान रह गई। तस्वीर वाला आदमी असली लग रहा था। विशेष रूप से उसके कपड़े और मुखौटे बिल्कुल असली लग रहे थे। तस्वीर में वही चीजें थी जो उसने खाई में फेंक दी थी। उसने खुद से सोचा, सैनिकों को वो सभी चीजें कैसे मिली? उसने श्याम सिंह से अधिक जानने की कोशिश की और उसके पिता के अनुसार सैनिकों ने इसे नदी के पास वाली खाई पर पाया था। जब उन्होंने गौर किया तो वो कपड़े हवा में तैर रहे थे। चौथे राजकुमार के तहत जो सैनिक काम पर थे, उन्होंने बहुत जल्दी मामले के जांच के हुक्म जारी कर लिए। उन्होंने तब एक खोजी अभियान शुरू किया और अब शहर में हर जगह सैनिक थे। शिरीन अपनी मुट्ठी अपनी आस्तीन में कसकर बंद करने लगी। उसे समझ में आ गया कि ये किसका काम था। ये वही आदमी होना चाहिए जिस आदमी ने नदी के तट पर कहा था कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। कमीने ने अदृश्य रहने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और चुपके से मेरा नदी में फेंका हुआ सामान भी नदी से बाहर निकाल दिया। वो उस सामान को सैनिकों को सौंपकर उसे मुसीबत में डालना चाहता था, ताकि वो चौथे राजकुमार को इसकी सूचना दे सके। क्योंकि शिरीन ने अपने नीलामी कक्ष को टेलीपोर्ट करके अचानक से छोड़ दिया था, इसीलिए चौथा राजकुमार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए सहमत हुआ था। वो सैनिकों की बात सुनने के बाद ये मान चुका था कि जिसने पोशाक फेंकी थी वो वही व्यक्ति था जिसे वो ढूंढ रहा था। यही कारण था कि वो उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता था। वो उस व्यक्ति को खोजने के लिए मनगढ़ंत बहाने बना रहा था। दुर्भाग्य से उसके पास कोई भी सुराग नहीं था और वो अज्ञात व्यक्ति कहाँ था और व्यक्ति का वास्तविक लिंग और आकार भी वो नहीं जानता था। जब वो अपनी सोच में अपने अगले कदम की योजना बना रही थी, तब शिरीन की आंखें जमीन को घूरने लगी। उस समय शिरीन के दिमाग में दौड़ रहे विचारों के बारे में श्याम सिंह कुछ भी नहीं जानते थे। वो चेतावनी देने और याद दिलाने के बाद अचानक घर छोड़कर जाने लगा। लेकिन जाने से पहले एक बार उसने दोबारा नौकरों की प्रशंसा की। उन्होंने घर के नए नियमों की घोषणा की। पहला, किसी को भी बिना अनुमति शिरीन के आवास में कदम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जब उन्होंने नए घर के नियमों की घोषणा की तो उन्होंने शशिकला के साथ जानबूझकर एक नजर का आदान प्रदान किया। एक अनुभवी वजीर होने के नाते वो ऐसे पारिवारिक लड़ाइयों के बारे में कैसे नहीं जान सकते थे। वो शशिकला की योजनाओं के बारे में जानता था। नए घर का नियम एक अप्रत्यक्ष चेतावनी था जिसने शशिकला को भयभीत कर दिया था। उसने अपना सर नीचे किया और निराशा में जमीन पर नजरें टिका ली। वो जानती थी कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती और उसने अपने पिता के साथ शिरीन के घर का आंगन छोड़ दिया। वाह! नौकरों में से एक ने अपनी मालकिन की ओर देखा। वो सभी उत्साहित और प्रशंसित थे शिरीन के इस कार्य से। इससे पहले उन्हें उस परिवार में नीची नजरों से देखा जाता था। बड़ी बहन और यहाँ तक कि श्याम सिंह के नौकरों द्वारा भी उन्हें तंग और प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी जब उन्हें शिरीन की सेवा सौंपी जा रही थी। उन्हें लगा कि उन्हें तंग किया जाएगा और अधिक बदनामी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने वास्तव में शिरीन से इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं की थी। अब वे आखिरकार परिवार में खुद की बात रख सकते हैं। मोहरों का इनाम इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होना। उन नौकरों ने शिरीन को घेर लिया और खुशी से शोर मचाने लग गए। वो इस स्तर तक खुश हो गए थे कि दरवाजे की रखवाली करना एक छोटी बात थी। अगर युवा मालकिन को उनकी मदद की जरूरत पड़ती तो वो नौकर वास्तव में अपना जीवन भी त्याग कर देंगे। शिरीन ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। अच्छा हुआ, अब आप सब लोग खुश रह पाएंगे। मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करने जा रही हूँ। आप में से प्रत्येक को 10 सोने की मोहरें दी जाएंगी।
हालांकि मैं अपने घर की देखभाल करने के लिए आप सभी पर निर्भर हूँ। नौकरों के लिए 10 सोने की मोहरें 2 साल के वेतन के बराबर थी। वो अब और भी खुश लगने लगे थे। चिंता मत करो मालकिन, हम निश्चित रूप से आपके आदेशों को सुनेंगे और किसी को भी आपकी अनुमति के बिना आपके आंगन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। शिरीन मुस्कुराई और कहा, बहुत खूब, ये जवाब मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। मेरे नौकर बहादुर और रौबदार होने चाहिए। आपको याद रहना चाहिए, मुझे कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे अपने पंख दिखाओ यदि आप चील हैं, मुझे अपने पंजे दिखाओ यदि आप एक बाघ हैं। मैं कायर नहीं रखती। आज से हम उन लोगों से बदला लेंगे जो आपको धमकाने की हिम्मत करते हैं। यदि आप मुसीबत में पड़ गए तो मैं आपका सहारा बन जाऊंगी। हाँ मालकिन, नौकरों की आवाज अभी भी बहुत हल्की थी। शिरीन मुस्कुराई और कहा, बहुत खूब, आप सब मेरे लोग हैं। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, अगर तुम अब जश्न मनाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरे रात का खाना मत भूलना, मैं भूख से मर रही हूँ। उनके जयकारों की ध्वनि से पूरा निवास भर गया। शकुंतला देवी के निवास में कई जासूस थे, इसीलिए उसे पता था कि क्या हो रहा है। जब उसने जयकारे सुने तब वो श्याम सिंह को उसके कपड़े बदलने में मदद कर रही थी। उसने कहा, स्वामी, हमारी बेटी किसी और में बदल गई है। श्याम सिंह ने उत्तर दिया, हाँ, वो बदल गई है। वो एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए बदल गई है। शकुंतला देवी दोबारा बोली, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ अलग लग रहा है। वो व्यक्ति नहीं है जो वो पहले थी। श्याम सिंह ने उसे देखा और कहा, एक खरगोश भी तब काटेगा जब उसे जरूरत होगी। वो एक इंसान है, वो मेरी बेटी है, उसके अंदर मेरा खून है। वो पिछली बार अपनी भावनाओं को दबा रही थी और ये उसकी भावनाओं की सीमा थी। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। मैंने अभी सोचा कि लड़कियों के लिए कोमल और विनम्र होना बेहतर है। शकुंतला देवी दोबारा से बोली, मुझे किसी भी अधिक कोमल और विनम्र बेटी की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो बहादुर हो। शायद वो एक सौम्य महिला बनना चाहती थी, लेकिन कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब हम एक महान वजीर की बेटी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो भी ऐसी बेटी जो अपने नौकरों से बदतर जीवन जी रही थी। उसके मुंह से निकला हर शब्द शकुंतला देवी की ओर निर्देशित एक खंजर सा था। शकुंतला देवी अब इसे सहन नहीं कर सकी और कहा, स्वामी, ये मेरी गलती है। मैंने उनकी उपेक्षा की और नौकरों में झूठ में विश्वास किया। मैं भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। शकुंतला देवी, श्याम सिंह ने अचानक अपनी ठंडी आवाज के साथ उसका पूरा नाम बोला। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? क्या आपको लगता है कि आप मुझसे सब कुछ छिपा सकती हैं? मैंने उस दिन अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए आपकी ओर से बात की थी, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि आप मुझे बेवकूफ बना सकती हैं। श्याम सिंह अब उससे बात नहीं करना चाहता था और वो अपनी शॉल ओढ़कर कमरे से बाहर चला गया। स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कई दिनों से अपने कमरे में नहीं आया था, लेकिन आज जब वो तुरंत ही उसे छोड़कर जा रहा था तो श्याम सिंह रुका और कहने लगा, शिरीन को दोबारा से बरगलाने की कोशिश मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। वो फिर पीछे देखे बिना कमरे से बाहर चला गया। शकुंतला देवी कुर्सी पर बैठ गई। वो आवाक महसूस कर रही थी। कुछ क्षण बाद उसका नौकर अंदर आया और सूचना दी, मालकिन, वजीर श्याम सिंह शांति देवी के कमरे में गए हैं। शांति देवी का कमरा शशिकला के कमरे के बगल में था। उन्होंने शांति देवी से 1 साल पहले ही शादी की थी। वो एक युवा लड़की थी जिसकी उम्र 20 साल से कम थी। निसंदेह शांति देवी श्याम सिंह की पसंदीदा बीवी थी, इसीलिए वो लगभग हर रात उसके साथ सोते थे। भले ही शकुंतला देवी श्याम सिंह के घर की आधिकारिक मालकिन थी, लेकिन वो काफी समय से उसके साथ नहीं सो रहे थे। वो पिछले कुछ समय से उसके साथ प्यार भरी बातें भी नहीं कर पा रहे थे। साथ में सोना तो बहुत दूर की बात है। अधिकांश